हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पहला यूनिट। इसमें हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर्स? क्लोनिंग वेक्टर्स से पहले हम ये जानते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। अब तक तो हमने समझ गया है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर कोई भी एक पीस ऑफ डीएनए होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, उसको किसी एक जगह से हम काट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं और उसको होस्ट सेल में हम डाल देते हैं। वेक्टर क्या होता है? एक व्हीकल की तरह हम वेक्टर का यूज़ करते हैं कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के होस्ट सेल में डाल देंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम वेक्टर का यूज़ इसीलिए तो करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए। तो वेक्टर में दो टाइप के होते हैं। एक्चुअली दो टाइप के कहना मतलब ठीक है, मतलब क्या है कि वेक्टर हम जिस तरह से वेक्टर का काम लेते हैं उसके हिसाब से हम वेक्टर को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन वेक्टर और एक क्लोनिंग वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है कि हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। तो जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो वो कोई जीन की वजह से बन रहा होगा, वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है तभी वो प्रोटीन बन रहा है। तो ऐसे वेक्टर जिसका हम यूज़ करें जीन प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, तो हम उसको कहते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। और ऐसे वेक्टर जिसको हम कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ करें, बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ करें, सिर्फ हमको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉपीज़ चाहिए उसकी, तो उसको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोन मतलब क्या है? कॉपीज़ वगैरह एक ही स्पीशीज़ की कई सारी बनती जाती हैं, ऑर्गेनिज्म की बनती जाती हैं सेम कॉपीज़ को क्लोन कहते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है? एक ही स्पीशीज कॉपी बनाने के लिए जिन वेक्टर्स का यूज़ किया जाए उसको कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। वेक्टर समझ में आया? वेक्टर हमारा क्या है? पीस ऑफ डीएनए होता है जिसको हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए यूज़ करते हैं और होस्ट सेल में डालने के लिए। वेक्टर को जिस तरीके से हम अपना काम ले रहे हैं उसके बेसिस पे हमने उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक एक्सप्रेशन वेक्टर और एक क्लोनिंग वेक्टर। अगर हमें उस वेक्टर से अपना प्रोडक्ट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उसको एक्सप्रेशन वेक्टर बोलेंगे क्योंकि वो एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस होगा तभी तो प्रोटीन आएगा। और जब हम उस क्लोनिंग वेक्टर को सिर्फ कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ करें तो उसको हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक, ये तो वेक्टर्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? एक पीस ऑफ डीएनए होता है। ठीक, पीस ऑफ डीएनए होता है जिसको हम किसी ऑर्गेनिज्म में डाल सकें स्टेबल रूप से। ये नहीं कि डाल देते हो जाए उधर ख़त्म ही हो जाए, कुछ काम ही ना करे, और उसको हम अपना फॉरेन डीएनए लगाने के लिए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए यूज़ करें। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं, ऐसे पीस ऑफ डीएनए को हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। ठीक, और किसके लिए? क्लोनिंग पर्पज़ के लिए। ये तो समझ में आ गया होगा ना, एक्सप्रेशन वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर। तो देखिए क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई कि अ क्लोनिंग वेक्टर इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए। एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए होता है दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड इन ऑर्गेनिज्म, जिसे हम किसी एक ऑर्गेनिज्म में स्टेबली, परमानेंटली, मतलब परमानेंटली कहने का मतलब कि स्टेबल हो, ये नहीं कि हम उसमें डाली वो तुरंत ख़त्म हो जाए वो, या तो टूट जाए या ख़राब हो जाए वो, नहीं, स्टेबली मेंटेन्ड इन ए ऑर्गेनिज्म एंड इनटू विच, और जिसमें हम एक फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पज़, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि मान लीजिए ये वेक्टर है, हम प्लाज्मिन मान लेते हैं सबसे हमारा यूज़ किया जाने वाला वेक्टर। तो ये प्लाज्मिन डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ से हम इसको काट के अपना, मान लीजिए ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दें और इसको फॉरेन अपने होस्ट सेल में डाल दें। इसको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। ओके, क्लोनिंग वेक्टर क्या हुआ, एक बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए जिसको स्टेबली मेंटेन इन ऑर्गेनिज्म। ये बात आपको ध्यान रखनी, एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन बहुत अच्छा सही है। ये लिखिएगा लाइन कि दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड इन ऑर्गेनिज्म एंड इनटू विच अ फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पज़। क्लोनिंग पर्पज़ के लिए हम डाल रहे हैं। क्लोनिंग पर्पज़ भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, हमने अभी देखा, एक्सप्रेशन और क्लोनिंग। तो क्लोनिंग पर्पज़ के लिए जिन वेक्टर का यूज़ किया जाता है वो क्लोनिंग वेक्टर। अब क्या है कि ये क्लोनिंग वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो क्लोनिंग वेक्टर कोई भी हो सकता है, डीएनए से, वायरस से लिया हुआ डीएनए हो सकता है, बैक्टीरिया से लिया हुआ डीएनए हो सकता है, या किसी और हायर ऑर्गेनिज्म से लिया हुआ डीएनए हो सकता है, जो रेप्लिकेशन करता हो, ऐसा किसी भी चीज़ से ले सकते हैं हम। ठीक, तो वहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि द क्लोनिंग वेक्टर में बी डीएनए टेकन फ्रॉम अ वायरस, द सेल्स ऑफ ए हायर ऑर्गेनिज्म, और इट मे बी द प्लाज्मिड ऑफ ए बैक्टीरियम। या तो बैक्टीरिया का हो सकता है डीएनए, या वायरस का हो सकता है, या किसी और ऑर्गेनिज्म का हो सकता है।
ये तो हमारा क्लोनिंग वेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हमने देखना है कि फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या है। अब इसका क्या मतलब है, फीचर क्या है। देखिए, कोई भी एक चीज़, हम कोई एक काम कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, कोई एक हम स्पेसिफिक चीज़ ले रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स तो होंगी ना, इसके अंदर कुछ ऐसी खूबी होनी चाहिए तभी वो काम करेगा। तो क्लोनिंग वेक्टर की फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। अब खुद सोच के बताइए कि हमें क्या करना है, हमें क्लोन करना है, कॉपीज़ बनानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपीज़ बनानी है तो हमें वो खुद रेप्लिकेट करता होगा, तो कोई ऐसी जगह चाहिए, रेप्लिकेशन उसके पास फीचर होना चाहिए। फिर क्या है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर का जब यूज़ करते हैं तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके पास कुछ ऐसी साइट्स होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए कि हम उसको काट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दें। ठीक, उसके बाद क्या है कि जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके पास कुछ ऐसी जगहें होनी चाहिए, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट जीन होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए, ताकि हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा है वो देख सकें या नहीं लगा, ये सब चीज़ें देख सकें, क्योंकि हमें ये अपनी आंखों से दिखती नहीं है, माइन्यूट लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। फिर और क्लोनिंग वेक्टर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि ये छोटा होना चाहिए ताकि सेल में घुस सके। इतना बड़ा तो सेल से ही बड़ा हो और घुस ही नहीं पाए तो क्या मतलब उस चीज़ का। तो ये सब चीज़ें फीचर्स होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में। अब एक एक फीचर्स हम देख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में। अब क्लोनिंग वेक्टर शुड पॉजेस एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लोनिंग वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। क्यों? सो दैट इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट इनसाइड द होल सेल, ताकि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, कॉपीज़ बना सकते हैं। हमें भाई कॉपीज़ चाहिए बहुत सारी, तो ये सेल्फ रेप्लिकेट करेगा तभी तो हमारा यूज़ होगा। ठीक, तो किस लिए चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सके होस्ट सेल के अंदर और कई सारी कॉपीज़ बना सके। फिर क्या है कि इट शुड हैव अ रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द इंसर्शन ऑफ टारगेट डीएनए। इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, हम उसको रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम से काट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकें, उसके लिए इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, इंसर्शन ऑफ टारगेट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या होना चाहिए, इट शुड हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर विथ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट जीन वाला, ताकि हम क्या कर सकें, दैट फैसिलिटेट्स स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्क्रीनिंग और सिलेक्शन कर सके अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अपना ट्रांसफॉर्मेंट सेल सेलेक्ट कर सके, उसके लिए एक क्लोनिंग वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉल इन साइज, साइज में छोटा होना चाहिए, सो दैट इट कैन ईजिली इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल, ताकि ये होस्ट सेल में आसानी से घुस सके। बड़ा होगा तो कैसे घुसेगा। फिर इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंसर्टिंग अ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए। खुद ये बात ध्यान रखिए, ये इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगी, ये छोटा होना चाहिए खुद, लेकिन इसके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि ये लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए को ले अपने अंदर इंटीग्रेट कर सके, जोड़ सके। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए, इट शुड पॉजेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए ताकि हम कई सारा अपना क्लोन बना सकें जैसा जैसा डिज़ायरेबल जीन है। फिर क्या है कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। ये क्या कह रहा है कि क्लोनिंग वेक्टर है हमारे पास, हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स है, तो क्लोनिंग वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों सेल्स में काम कर सके। ठीक, ये तो हुआ हमारा क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, फीचर्स क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या है समझ में आया। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, साइज़ में छोटा होना चाहिए, डीएनए का फ्रेगमेंट बड़ा इंसर्ट करने वाला होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम दोनों में काम करने वाला होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं थोड़े टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। कितने तरह के क्लोनिंग वेक्टर हैं हमारे पास, कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर हैं। तो हमारे पास कई सारे क्लोनिंग वेक्टर है, जैसे प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, फेजमिड हो गया, बैक्टीरियल जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया। कई तरह से हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। ठीक, इसमें से हम 4-5 के बारे में पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हम जानते हैं, प्लाज्मिड हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ऑलमोस्ट सभी हम यूज़ करते हैं, बट प्लाज्मिड को क्या करते हैं, प्लाज्मिड फर्स्ट वेक्टर्स हैं जीन क्लोनिंग में यूज़ किए जाने वाले। और प्लाज्मिड क्या होते हैं, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है उसमें ये हम ये हुआ हमारा, मान लीजिए बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए हो गया, और एक सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है और वो बैक्टीरिया के मेन डीएनए से इंडिपेंडेंट होता है। अगर प्लाज्मिड को इससे निकाल दें तो बैक्टीरिया इससे मरेगा नहीं,
लेकिन ये रहता है, इसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की फीचर होता है, इसके पास पावर होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की। तो पढ़ लेते हैं क्या होता है प्लाज्मिड। दीज वर द फर्स्ट वेक्टर यूज इन जीन क्लोनिंग। प्लाज्मिड फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर से जीन क्लोनिंग में यूज़ किए जाने वाले प्लाज्मिड पहले वेक्टर है। अब प्लाज्मिड होता क्या है, तो प्लाज्मिड इज़ एन ऑटोनोमसली मतलब अपने आप स्वतः जो काम करता हो, रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, जो रेप्लिकेट करता हो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, विच इज़ फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम अ क्रोमोसोमल डीएनए एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। और जब हम इसको बैक्टीरिया से निकाल दें, सेपरेट कर दें, तो ये अपने आप, उसको बैक्टीरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ये होता है प्लाज्मिड। और साइज़ देखिए प्लाज्मिड का, तो प्लाज्मिड का साइज़ 1 से लेके 200 किलो बेस का होता है प्लाज्मिड का साइज़। उसके बाद क्या है इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं कि मोस्ट जनरल प्लाज्मिड में भी यूज टू क्लोन डीएनए इंसर्ट ऑफ अप टू 10 kb इन साइज। ये क्या कह रहा है कि जो मोस्ट ज़्यादातर प्लाज्मिड होती हैं, इनका साइज़, खुद का साइज़ कितना होता है, 1 से लेकर 200 किलो बेस तक की प्लाज्मिड हो सकती हैं। और जो ज़्यादातर जो प्लाज्मिड होती हैं वो 10 किलो बेस तक का जो डीएनए सेगमेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको अपने अंदर इंसर्ट कर सकती हैं। ये लाइन ये बोल रहा है। उसके बाद क्या है, मेनी प्लाज्मिड है हाई कॉपी नंबर। ज़्यादातर जो प्लाज्मिड्स हैं उनका हाई कॉपी नंबर होगा, तभी तो हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा कॉपीज़ बनेंगी। एंड इज़ यूजफुल एज टू प्रोड्यूस ग्रेटर यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड फॉर सब्सिक्वेंट मैनिपुलेशन। हाई कॉपी नंबर होगा तभी तो ज़्यादातर यील्ड मिलेगी, ज़्यादा कॉपीज़ बनेंगी। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हाई कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। लेकिन हाउएवर हम लो कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड का भी यूज़ करते हैं। कहाँ? हाउएवर लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड में भी प्रेफरेबली यूज्ड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। कुछ कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हेन प्रोटीन फ्रॉम द क्लोन जीन इज टॉक्सिक टू द सेल। अगर कभी कभी प्रोटीन अगर बन गया होगा क्लोन सेल से, वो टॉक्सिक होता है, तो हम लो कॉपी नंबर वाला यूज़ करेंगे ताकि कम टॉक्सिक प्रोटीन बन पाए। ठीक, ये समझ में आया प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड सबसे पहले वेक्टर्स की जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए वाले सबसे पहले वेक्टर हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इनका खुद का साइज़ 1 से 200 किलो बेस का होता है, और ये 10 किलो बेस तक के डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकती हैं। ठीक, एग्जाम्पल प्लाज्मिड के क्या क्या हैं, तो PBr322, PUC18, PUC18 और F प्लाज्मिड एग्जाम्पल्स है। एफ प्लाज्मिड एग्जाम्पल है प्लाज्मिड के। देखिए कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब प्लाज्मिड है, PBr322, PUC8 है। हाँ प्लाज्मिड है ये, लेकिन ये प्लाज्मिड की एग्जाम्पल, ये प्लाज्मिड के अंदर आती हैं। बैक्टीरियोफेज के देखेंगे तो बैक्टीरियोफेज में भी अलग अलग प्लाज्मिड हैं, वेक्टर्स हैं। तो ये याद रखना है कि ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का ये सब एग्जाम्पल्स है कौन, PBr322, PUC18। तो अब हम पढ़ लेते हैं PBr322 के बारे में। PBr320 का यूज़ हमने किया था सिलेक्शन के लिए, करते हैं हम, तो जानते हैं ना कि सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं अपना। इनके पास रेजिस्टेंस जीन होता है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का, तो हम यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं PBr322 के बारे में। तो PBr322 एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। इसको बनाया गया था 1977 में। कहाँ पर? इन द लेबोरेटरी ऑफ हर्बर्ट बोयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में को PBr322 को बनाया गया था। इसका मतलब क्या है, P का मतलब प्लाज्मिड, बी आर का क्या है, बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज, इन दोनों लोगों ने ही इसको बनाया था। और इसका नंबर क्या है, 322। इसका नंबर है 322वें नंबर का ये प्लाज्मिड है। देखा कितने सारे वेक्टर्स बनाए हैं इन्होंने। तो नाम समझ में आया, P से प्लाज्मिड, BR से बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज, जितने इसको बनाए उसका नाम, और 322 नंबर है। इसके पास कितने होते हैं, 4361 बेस पेयर का लेंथ का होता है ये PBr322। ये देखिए PBr322 का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर। देखिए इसमें टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। कौन कौन सी, बाम, H1, SAL1, PVU सेकेंड, PVU1, PST1। उसके बाद हो गई ना, इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं। फिर इसके पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स होती हैं, 2 एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट जीन होती हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। 3 इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, EcoR1, CLA1 और हिंद थर्ड
इसके बाद ORI होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ROP होता है। ठीक, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से और यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होती है। ROP क्या करता है, ये डिसाइड करता है प्रोटीन का प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन का बनने के लिए। तो देख लेते हैं कि द मेन कैरेक्टर ऑफ PBR क्या है, PBR 322 का कैरेक्टर क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती हैं 8 तरह की, कौन कौन सी, BAM-H1, हिंद थर्ड, SAL1, PV1, PV सेकेंड, PST, ECO-R1 एंड CLA1, ये सब रेस्ट्रिक्शन साइट इसमें पाई जाती हैं। और इसके क्या क्या हैं, तो इसमें सेलेक्टेबल मार्कर पाया जाता है, अभी हमने देखा एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट जीन कौन कौन से, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ORI क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। और ROP क्या होता है, इट कोड्स फॉर प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ROP प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन कोड करता है, बनाने का नहीं, कोड करने का काम करता है, किसमें, रेप्लिकेशन ऑफ, जो वो प्रोटीन किस लिए काम करती है, रेप्लिकेशन के लिए, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो कोड देता है प्रोटीन, वो ROP देता है। ठीक, अब हम देखते हैं PUC 18 के बारे में, वो हमने PBR 322 के बारे में, अब देखते हैं PUC 18 के प्लाज्मिड के बारे में। तो PUC 18 इज़ अ कॉमनली यूज प्लाज्मिड वेक्टर इन इकोलाई, एक कॉमनली यूज प्लाज्मिड वेक्टर है इकोलाई में। द मॉलिक्यूल इज़ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, हम तो प्लाज्मिड का जानते हैं कि फीचर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और इसके साइज़ कितना है, लेंथ कितना है, 2686 बेस पेयर का होता है PUC 18, मतलब आधे का, लगभग PBR 322 के आधे का है। इट इज़ ए स्मॉल इन साइज़, हाँ दिख रहा है, अब मतलब PBR 323 तो छोटा ही है ना, उसके बिल्कुल आधा ही है। ये है PUC 18 का एग्जाम्पल, इसमें एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट जीन होता है, यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं। यहाँ पे लैग कार बाइंडिंग साइट है, प्लैग C है, लैग जेड है, यहाँ पे PMB1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक, ये हुआ हमारा PUC 18 के बारे में। अब हमारा दूसरा वेक्टर है प्लाज्मिड, सॉरी बैक्टीरियोफेज। हमने अभी देखा क्लोनिंग वेक्टर देख रहे हैं, हम क्लोनिंग वेक्टर के टाइप्स देख रहे हैं। तो पहला हमने टाइप देखा प्लाज्मिड, और अब हम देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हम जानते हैं कैसा होता है, बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है वायरस, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियोफेज जो है वायरस, इसको भी हम क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। जो दो मोस्ट कॉमन और दो मोस्ट यूज जो बैक्टीरियोफेज हैं, वो है फेज़ लेम्डा और M132। फेज़ लेम्डा और M132 हैं, ये हमारे दो मेन बैक्टीरियोफेज हैं क्लोनिंग वेक्टर्स में यूज़ किए जाने वाले। और बैक्टीरियोफेज में 53 किलो बेस DNA कैन बी पैक्ड। हमने प्लाज्मिड में अभी देखा कि ये 10 KB तक का DNA अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। अब 10 KB मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कहने का इसका क्या मतलब है। हम देखा ना कि ये जो है हमारा वेक्टर, तो ये हम यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो यही बोल रहा है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड 10 किलो बेस पेयर तक का लगा सकता है, और बैक्टीरियोफेज 53 किलो बेस पेयर तक का अपने अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकता है। और ये बैक्टीरियोफेज इफ़िशियंट भी होता है, मोर इफ़िशियंट होता है प्लाज्मिड से। दीज आर मोर इफिशियंट देन प्लाज्मिड फॉर क्लोनिंग लार्ज DNA इंसर्ट। अभी देख रहे हैं कि ये 53 किलो बेस तक का इंसर्ट ले सकता है, वहीं प्लाज्मिड सिर्फ 10 किलो बेस पेयर तक का ले सकता था। तो अब देखते हैं हम फेज़ लेम्डा एंड M13 और कॉमनली यूज बैक्टीरियोफेज इन जीन क्लोनिंग। ये कॉमनली यूज बैक्टीरियोफेज हैं जीन क्लोनिंग में। तो अब हम पढ़ लेते हैं फेज़ लेम्डा के बारे में। तो फेज़ लेम्डा ई कोलाई को होस्ट के तौर पे यूज़ करता है। होस्ट के तौर पे यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि ये उसने अपना इसको हम अगर इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के हम अपने ई कोलाई में डालेंगे तो वो रेप्लिकेट करेगा। और फेज़ लेम्डा का स्ट्रक्चर एक टिपिकल फेज़ बैक्टीरियो फेज़ की तरह ही होता है। हेड, टेल और टेल फाइबर्स होते हैं। टिपिकल बैक्टीरियो फेज़ कैसा होता है, ऐसा होता है। टिपिकल बैक्टीरियो फेज़ सबने देखा है, हेड इसको पार्ट को कहते हैं, यहाँ पे कोलर होता है, ये शीट होता है, और ये टेल फाइबर्स होती हैं। ठीक, तो फेज़ लेम्डा भी एक टिपिकल बैक्टीरियो फेज़ की तरह ही होता है। इन्फेक्शन कैसे करता है एक फेज़ लेम्डा, इन्फेक्शन कैसे करता है, तो क्या करता है फेज़ लेम्डा, ये जो इसके टेल फाइबर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता है, चिपका देता है उससे, उसके बाद अपना DNA उसमें इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद इसका DNA जाकर ई कोलाई में सर्कुलाइज हो जाता है और DNA अपना खुद का रेप्लिकेट करने लगता है। और इसी तरह से हमने इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला होता है, तो वो भी रेप्लिकेट होता है। ठीक,
तो फेज लेमडा के बारे में पढ़ लेते हैं। फेज लेमडा यूजेस ई कोलाई एज होस्ट। फेज लेमडा ई कोलाई को अपने होस्ट के तौर पे यूज़ करता है। द स्ट्रक्चर इज़ दैट ऑफ ए टिपिकल फेज। फेज लेमडा का भी स्ट्रक्चर टिपिकल फेज की तरह ही होता है। इसमें भी हेड, टेल और टेल फाइबर्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे। इन्फेक्शन कैसे करता है ये? तो फेज लेमडा टेल फाइबर्स एड्जॉर्ब टू अ सेल सरफेस रिसेप्टर। ये बैक्टीरिया के सेल सरफेस पे एड्जॉर्ब मतलब एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब जानते हैं ना। एब्जॉर्ब मतलब किसी चीज़ को सोख लेना, एड्जॉर्ब मतलब किसी सरफेस पे ऐसे चिपक जाना। तो ये क्या करता है? लैम्डा टेल फाइबर्स एड्जॉर्ब टू अ सेल सरफेस रिसेप्टर। द टेल कॉन्ट्रैक्ट्स, टेल ऐसे सिकुड़ती है, एंड द डीएनए इज इंजेक्शन, और डीएनए होस्ट सेल के अंदर इकोलाई के अंदर चला जाता है। द डीएनए सर्कुलाइजेज एंड लैम्डा बिगिंस इट लाइफ साइकिल इन इकोलाई हेल्थ। और उसके बाद डीएनए सर्कुलाइज हो जाता है और लैम्डा फेज जो है, फेज लैम्डा इकोलाई में अपना लाइफ साइकिल शुरू कर देता है, मतलब रेप्लिकेट करने लगता है। उसके बाद क्या है कि जो लैम्डा फेज है ये दो तरह का होता है। एक इंसर्शनल वेक्टर होता है, एक रिप्लेसमेंट वेक्टर होता है। इंसर्शन वेक्टर क्या होता है कि इंसर्शन वेक्टर में ना एक स्पेशल कह सकते हैं एक यूनिक क्लीवेज साइट होती है, जहाँ पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। एक ही यूनिक क्लीवेज साइज होती है जहाँ पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं, और कितने साइज़ का? 5 से 11 किलो बेस पेयर तक का हम लगा सकते हैं। इंसर्शनल वेक्टर क्या होता है? इंसर्शनल वेक्टर एक लेमडा फेज का टाइप है, जिसमें एक स्पेशल क्लोनिंग साइट होती है जहाँ पर हम 5 से 11 किलो बेस तक का अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं। रिप्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? रिप्लेसमेंट वेक्टर में ऐसा होता है कि कोई क्लीवेज साइट है तो वो फ्लैंक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा, हम जानते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज है। एक टिपिकल बैक्टीरियोफेज का ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज में अगर आपने पढ़ा है तो 2 साइकिल होते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक। तो रिप्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है कि जो हमें मान लीजिए कि क्या होता है, क्लीवेज साइट होती है, तो जहाँ पे लाइटिक साइकिल के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह है तो यहाँ पे लाइटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन नहीं है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है उस जीन की, लाइटिक साइकिल इसके बिना भी हो जाएगी। तो इसको हटा देता है, डिलीट कर देता है और यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देता है। इसी को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट, मतलब किसी एक जगह को रिप्लेस करके और अपना लगा देना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोनिंग के लिए। तो क्या है देखिए कि इन रिप्लेसमेंट वेक्टर और इंसर्शन वेक्टर में क्या है? इंसर्शन वेक्टर में एक स्पेसिफिक जगह होती है, यूनिक क्लीवेज साइट होती है, वहीं पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। रिप्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है? व्हाट हैपन, जो लाइटिक साइकिल के लिए ज़रूरी जीन नहीं है तो उसको हटा के वहीं पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वो बैक्टीरियोफेज लगा देता है, लैम्डा फेज। इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर। ये देखिए लैम्डा फेज का स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पे देखिए रेप्लिकेशन जीन है, ठीक। यहाँ पे लाइसिस जीन है, यहाँ पे लाइसिस होता है, यहाँ पे कोड जीन्स है। ये सब उसमें जीन्स के अलग अलग टाइप्स हैं। और ये इसेंशियल जीन है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइसोजेनिक जीन है। तो जहाँ पे इसेंशियल जीन है वो तो रहने देगा, और जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसेंशियल जीन नहीं है, ये सब रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। जहाँ पे सीजर जैसा बनाया हुआ है ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो जहाँ पे कहीं भी इसको लगेगा कि यहाँ पे लाइटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल इसेंशियल जीन नहीं है, तो वहाँ पे वो काट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा। इसी को कहते हैं हम रिप्लेसमेंट वेक्टर, मतलब किसी एक जगह को रिप्लेस करके उसको लगा देना, ठीक। ये तो वो हमारा लैम्डा फेज का। ये देखिए एक और डायग्राम है आपके समझने के लिए कि मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेज का डीएनए सीक्वेंस है। तो यहाँ पे रिप्लेसेबल जीन है, मतलब ये कोई लाइटिक साइकिल के लिए अनइसेंशियल जीन है, यहाँ पे इसेंशियल जीन नहीं है, तो मतलब ये रिप्लेसेबल जीन है। तो यहाँ पे रिप्लेसेबल जीन होकर डीएनए रिकॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट डीएनए लग जाएगा। उसके बाद पैकेजिंग होगी और इसमें हमारा आ गया, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और उसके बाद इसको ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा और अपना जब कॉपी बनाएगा तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा लैम्डा फेज। अब हमारा क्या है दूसरा बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेज वेक्टर का एग्जाम्पल M113। M113 बैक्टीरियोफेज को हमने सबसे पहले वेस्ट वाटर में मुनीच में इसको पाया था, हमने भी साइंटिस्ट ने पाया था। इसकी लेंथ देखिए कितने की है, 6,704
6407 न्यूक्लियोटाइड्स का बेस पेयर का इसका हाइट है 6407 का, इसका जो लेंथ है ये है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखिएगा, प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ये M113 जो है ये फेस सिंगल स्टैंडर्ड है। ये डायग्राम है, इसको एक 3D मॉडल में समझने के लिए ऐसे बनाया गया है, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक, ये आप देखिए, इसको ईज़ के लिए समझने के लिए इसको अलग अलग नंबरिंग दी गई है जीन्स को। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6, 3, 8, 9, ये सब जीन्स हैं। ठीक, ये सब जीन्स है। अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे DNA एंडोन्यूक्लियस फॉर DS रेप्लिकेशन फॉर्म के लिए है। यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन है, ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन है, यहाँ पे DNA बाइंड करेगा। यहाँ पे कैप्सिड प्रोटीन है, हम जानते हैं ना जो कोट होती है वो कैप्सिड होती है, तो उस कोट के लिए यहाँ पे ये सब जीन्स कोट करती हैं कैप्सिड प्रोटीन के लिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ज़रूरी बात लिखिए कि जो जीन्स है कौन कौन सी, 3, 6, 7, 8 और 9, ये जो कैप्सिड वाली पूरी जो हमारे कह सकते हैं रीज़न है, इन कोड्स फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो उसका स्ट्रक्चर है उसके लिए कोड करती हैं। जो जीन 2, 5, 10 है, 2, 5 और 10, ये जो रीज़न है ये फेज़ के DNA रेप्लिकेशन के लिए कोड करती हैं। और जो 1, 4 और 11 है, 1, 4 और 11, ये पार्ट जो है ये किसके लिए करता है, प्रोडक्ट फॉर असेंबली एंड सिक्रेशन के लिए करता है। ये हमारा M13 का हुआ, ये हमने बैक्टीरियोफेज देखा। अब हमारा है तीसरा जो क्लोनिंग वेक्टर है वो है हमारा फेजेमिड। फेजेमिड को हम M13 के साथ मिलकर बनाते हैं, हम साइंटिस्ट ने इसको M13 के साथ मिलकर कॉम्बाइन करके बनाया है। ये एक प्लाज्मिड है जो F1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखता है, कंटेन करता है फ्रॉम एन F1 फेज। तो F1 जो फेज होता है ये एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल कह सकते हैं ये होता है। तो इसके पास F1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहने का क्या मतलब, ये सिंगल स्टैंडर्ड जो DNA होगा उसको रिप्लिकेट करने का ये रखता है। क्या होता है मतलब, ये समझिए कि कोई ये फेजेमिड है ना, तो ये इसके अंदर हम कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डालें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड का हम डाल सकते हैं इसमें, ये रेप्लिकेशन करने का इसके पास जीन होता है। तो फेजेमिड एक ऐसा जीन होता है जो प्लाज्मिड होता है। फेजेमिड इज अ प्लाज्मिड दैट कंटेन्स एन F1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। F1 से समझना है आपको सिंगल स्टैंडर्ड DNA ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फ्रॉम एन F1 फेज। F1 फेज का मतलब जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA वाला फेज होगा उसको F1 फेज कहते हैं। दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ M13। इसको M13 के साथ हम कॉम्बिनेशन करके यूज़ करते हैं। और फेजमिड कैन बी रेप्लिकेटेड एज अ प्लाज्मिड। ये फेजमिड जो होता है जो क्लोनिंग वेक्टर, ये प्लाज्मिड की तरह भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो भी पैकेज एट द सिंगल स्टैंडर्ड DNA इन वायरल पार्टिकल्स। और इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड DNA के तौर पर भी वायरल पार्टिकल्स में डाल सकते हैं। ठीक, दे पॉजेज मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। MCS मीन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट, इनके पास फेजेमिड के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं। एंड एन इंड्यूसिबल लैक जीन ऑफ प्रोमोटर, और लैक जीन प्रोमोटर भी होता है इनके पास। ठीक, फेजेमिड का एग्जाम्पल है कॉस्मिड। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल नाम से पता चल रहा है, फेजेमिड का एग्जाम्पल है कॉस्मिड। तो कॉस्मिड कैसे प्लाज्मिड होते हैं, तो कॉस्मिड और प्लाज्मिड दैट इनकॉर्पोरेट अ सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज लैम्डा DNA that has a cohesive inside cos which contains element required for packing DNA into X particles। कॉस्मिड क्या है, कॉस्मिड क्या करता है कि ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो हमने अभी पढ़ा, लैम्डा बैक्टीरियोफेज DNA है, उसके पास जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा होता है उसके पास कोहेसिव एंड्स होती हैं, चिपकने वाला एंड साइट होते हैं जिसको हम कॉस कहते हैं। उसको कॉस्मिड उसके साथ इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब उसको मान लीजिए इनकॉर्पोरेट का आप सिंपल मतलब समझ लीजिए कि उसके साथ कंबाइन कर लेता है बैक्टीरियोफेज का जो कोहेसिव एंड साइट होता है, विच कंटेंस, जो क्या रखता है अपने पास, जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा का कोहेसिव एंड साइट होता है उसके पास कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कह सकते हैं कि जीन्स होते हैं जो DNA पैकेजिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कॉस्मिड क्या करता है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के साथ, अभी हमने देखा ना कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ विथ M113 के साथ भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा का जो
कोहेसिव इंड साइट है वहाँ पे चिपक के समझ लीजिए, वहाँ पे साथ काम करता है उसके साथ। क्यों काम करता है साथ? क्योंकि जो कोहेसिव इंड होता है बैक्टीरियोफाज, उसके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं जो डीएनए की पैकेजिंग के लिए ज़रूरी है लेमडा पार्टिकल्स के। इसके लिए कॉस्मिड काम करता है बैक्टीरियोफेज लेमडा के साथ, और ये कोहेसिव इंसाइट याद रखनी है। कॉस्मिड का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो क्लोन लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स बिटवीन 25 एंड 45 किलो बेस पेयर। ये याद रखने वाली बात है कि कॉस्मिड का यूज़ कहाँ किया जाता है? बड़े बड़े जो डीएनए फ्रेगमेंट है जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए। कितने बड़े बड़े? 25 से लेकर 45 किलो बेस पेयर तक के। ये तो हो गया हमारा प्लेज्मिड। प्लेज्मिड के और बारे में क्या है कि दे कैन रेप्लिकेट एज प्लाज्मिड इफ़ दे हैव अ सूटेबल ओआरआई। ये प्लाज्मिड की तरह भी रेप्लिकेट कर सकते हैं जब इनके पास अगर सूटेबल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। और क्या हो सकता है कि दे कैन ऑल्सो भी पैक्ड इन फेज कैप्सिड, और ये फेज बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में भी ये पैक किए जा सकते हैं, जो उनको अलाउ करेगा किस लिए? जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड इनटू सेल्स बाय ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है बैक्टीरियल के अंदर अपना जो जीन डाल देता है रिप्रोडक्शन के लिए, उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो वो क्या करता है, उसको पैक हो सकता है। प्लेज्मिड जो है कॉस्मिड, वो फेज के कैप्सिड में भी पैक हो सकता है। ये देखिए कॉस्मिड का एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर है। इसमें एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस जीन होता है। यहाँ पे पॉलीलिंकर है, कई सारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पे कोस साइट है। कोस साइट क्या देखा है अभी? जो कोहेसिव इंड है, चिपकने वाला इंड है, कोहेसिव इंड है, यहाँ पे ये ऐड हो सकता है। अब हमारा है नेक्स्ट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये भी हमारा एक क्लोनिंग वेक्टर है। नाम से ही जैसे पता चल रहा है आर्टिफिशियल है, इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो दीज आर सिमिलर टू ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर। जो ई कोलाई का प्लाज्मिड वेक्टर है इनके जैसे ही सिमिलर होते हैं ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पैक कहते हैं, BAC। इनके पास क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और जीन इनकोडिंग फॉर ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से बाइंडिंग प्रोटीन के लिए जीन इनकोड करते हैं। एंड रिक्वायर्ड बाय प्लाज्मिड रेप्लिकेशन, तो प्लाज्मिड के लिए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है जीन, ये सब इनके पास होता है। इनका कॉपी नंबर बहुत लो होता है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो कॉपी नंबर बहुत लो होता है, 1 से 2 कॉपीज़ ही बनाती हैं पर सेल, लेकिन इंसर्ट कैसे कर सकती हैं? 150 से लेकर 300-350 किलो बेस पेयर तक के डीएनए फ्रेगमेंट को ये इंसर्ट कर सकती है विदाउट एनी रिस्क, बिना किसी रिस्क के आराम से ऐड कर लेंगी इतने बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को। ये देखिए ये BSC बैग का स्ट्रक्चर है। इसमें इतने सारे जीन्स पाई जाते हैं। ये पे कॉस एंड हिंद, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट वगैरह भी है, हिंद थर्ड बाम H1। ये क्लोनिंग साइट है, ये वाला रीज़न। यहाँ पे देखिए PRB, PRA, RP, ये सब जीन्स के नाम है। उसका लेंथ कितना होता है? कह सकते हैं 7 किलो बेस का वेट होता है इसका, लेंथ बस होता है। इसका वेट है 7 किलो बेस तक का, ठीक। तो ये तो हुए हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। एक बार आप इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, और मैं नोट्स दे दूँगी, बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा। डायग्राम्स याद करने का क्या मतलब है कि एक बार देख लीजिएगा। टेट्रासाइक्लिन प्लाज्मिड 322 का डायग्राम तो पता ही होगा, वो तो हमने देखा है आराम से। और सब डायग्राम भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और नोट्स में PDF में दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे। थैंक यू।